हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एटू पर। आज हम चैप्टर 2 जो चल रहा था उसी का आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बताया था तुम्हें हम जनन तंत्र पर जाएंगे। पहले नर का जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर मादा का जनन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इससे डायग्राम भी आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, लेक्चर 2 है और नर जनन तंत्र हम 2 हिस्सों में पूरा करेंगे। ठीक है, पहला आधा पढ़ेंगे फिर आधा पढ़ेंगे। तो इसका जो लेक्चर 2 है इसका पहला पार्ट है ये। ठीक है, नर जनन तंत्र का आधा हिस्सा है, ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र कुछ इस तरह से बनता है और ऐसे ही तुम्हें डायग्राम ही बना कर आना है। देखो, नर जनन तंत्र से संबंधित अगर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के साथ और इसमें जैसे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि ब्रसण क्या होते हैं, ब्रसण का सचित्र वर्णन कीजिए, तो भी तुम्हें यही तंत्र बनाकर आना है। डायग्राम तुम्हें सभी में सेम ही बनाना है। वैसे तो डायग्राम सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में सब डायग्राम की बजाय तुम बस यही एक डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी में जो नरजनन तंत्र होता है इसी में सभी चीज़ें हैं उसकी। जैसे ब्रसण भी इसी में है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस की इसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों दे रखी हैं। ठीक है, और ये सारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसकी ग्लैंड्स होती हैं। इसमें अगर नर जनन तंत्र में देखें तो 2 तरह के अंग होते हैं। एक होता है प्राथमिक जनन अंग जो प्राइमरी है, ठीक है, जो प्रमुख है नर जनन तंत्र का, ठीक है, जिसे टेस्टिस ब्रसण कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं इसमें वो सहायक जनन अंग होते हैं जो जनन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे शुक्राशय होता है, शिशन होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह यानी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं। तो जो नर जनन तंत्र है हमारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें अलग अलग डायग्राम में अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। इन पार्ट्स को हम अच्छे से और करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे नर जनन तंत्र है तो नर जनन तंत्र में विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यानी नर जनन तंत्र के जो अंग हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राथमिक जनन अंग जो प्रमुख होता है नर जनन यानी जनन करने के लिए। ठीक है, तो प्रमुख है, तो प्रमुख जनन अंग इसमें होता है ब्रसण। ठीक है, जैसे टेस्टिस कहते हैं हम, ये टेस्टिस होता है। नर जनन अंग का प्रमुख अंग होता है टेस्टिस ब्रसण। क्योंकि ये ब्रसण प्रमुख इसलिए है क्योंकि जो नर युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो टेस्टिस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्राथमिक है। और फिर इसके दूसरे नंबर पर आते हैं सहायक जनन अंग जो जनन करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे एपिडिडाइमिस होता है, शुक्र वाहिनियाँ होती हैं, शुक्राशय होता है और शिशन होता है। ये 4 अंग जो हैं ये जनन करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहा गया सहायक जनन अंग। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो जनन करने में मदद करती हैं। और जैसे हम देखें तो जैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं से संबंधित जो निर्माण होते हैं, कुछ हार्मोन का निर्माण होता है, तो उन सारे निर्माण जो होते हैं वो प्रोस्टेट ग्रंथि यानी ग्रंथियों द्वारा किए जाते हैं, ग्लैंड्स द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो उस हार्मोनल फॉर्मेशन को हम इन ग्रंथियों द्वारा पढ़ते हैं। तो इसमें 2 ग्रंथियां आएंगी, एक तो आती है प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि को बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जैसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा इसका कि नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, पूर्ण व्याख्या कीजिए। तो हम जो इसके प्राथमिक जनन अंग है इसकी पूर्ण व्याख्या करके आएंगे, सहायक जनन अंग की पूर्ण व्याख्या करके आएंगे, सहायक जनन ग्रंथियों की पूर्ण व्याख्या करके आएंगे। इसके आंतरिक जो अंग हैं इन अंगों की हेडिंग्स के साथ हम व्याख्या करेंगे, तब लॉन्ग क्वेश्चंस पूरा होगा। ठीक है, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि काउपर्स ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं, ब्रसण किसे कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ब्रसण होते हैं वो शरीर से बाहर क्यों होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम बहुत अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे उन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर तुम्हारे ऑप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा तुम्हें फोकस करना है, तो ऑप्शंस को एक एक ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑप्शंस भी इससे मिलेंगे हम। इस क्वेश्चंस के बाद मैंने एक एक्सरसाइज तैयार की है, वो एक्सरसाइज तुम लोग करोगे। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं
प्राथमिक जनन अंग को। ठीक है, अब देखो प्राथमिक जनन अंग में मुख्य रूप से जो आता है वो क्या आता है, हमारा ब्रस्न। ठीक है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे प्राथमिक जनन अंग होगा तो प्राथमिक जनन अंग होगा हमारा ब्रस्न, और ब्रस्न को कहते हैं टेस्टिस। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में देखें तो जो मनुष्य में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के टेस्टिस होते हैं, जो ब्रस्न रंग के ब्रस्न उदर गुहा से बाहर ब्रस्न कोश स्कोर्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, जो जैसे मैंने तुम्हें बताया जो ब्रस्न होते हैं हमारे वो ब्रस्न कोश में पाए जाते हैं और शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, अगर इस डायग्राम में इस चित्र में हम देखें तो ये देखो एक ब्रस्न ये है, एक ब्रस्न ये है, दो ब्रस्न है। इनकी संरचना को हमने जो है दोनों टाइप से दिखा दिया है। इसकी ये बाह्य संरचना बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसकी ये आंतरिक संरचना यानी इसके अनुप्रस्थ काट बनाए हम काट कर देखें तो ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं मनुष्य में और एक जोड़ी टेस्टिस अगर देखें तो ये गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, और ब्रस्न जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा मान लो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सा। ठीक है, तो उदर गुहा से बाहर यानी शरीर के अंदर से बाहर होते हैं और एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं ब्रस्न कोश, उसमें ये पाए जाते हैं, उसमें ये लटके रहते हैं। ठीक है, एक जोड़ी होते हैं। देखो अब इनमें जैसे अलग अलग भाग जो होते हैं अगर उसकी बात करें। दूसरी चीज़ ये, अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आता है ब्रस्न से संबंधित वो ये आता है कि ब्रस्न जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर ब्रस्न कोश में क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन यही है कि ब्रस्न कोश में ये क्यों पाए जाते हैं। तो ब्रस्न कोश में शरीर से बाहर ये इसलिए होते हैं, आप इसको छोड़ेंगे। ठीक है, बात समझेंगे पहले। जैसे हमारे बॉडी है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सी होता है। ठीक है, 37 डिग्री सी से अगर ऊपर जाता है तो शरीर में मतलब ऐसे मानो शरीर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बुखार आ सकता है। कम जाता है तो शरीर ठंडा हो सकता है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन चीज़ है कि जैसे मान लो कि शरीर है हमारा तो 37 डिग्री सी उसका टेम्परेचर, 37 डिग्री सी उसका तापमान। ठीक है, 37 डिग्री सी के तापमान पर हमारा शरीर नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर ब्रस्न को देखें तो ब्रस्न का मुख्य काम होता है, जो टेस्टिस होते हैं इनका मुख्य कार्य ये होता है कि शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, ये हम इनका जो टेस्टिस हैं ब्रस्न का कार्य है। ये ब्रस्न का कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का निर्माण करना कहलाता, निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस का मेन कार्य हो गया। अब जब मुख्य कार्य ये है तो जो शुक्राणु हमारे बनते हैं वो शरीर के अंदर रहकर नहीं बन सकते क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, और शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री या 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा 37, 4 कम करो 33 यानी 33 डिग्री सी पर शुक्राणु बनते हैं। अब जब शरीर के अंदर होते ये तो शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से शुक्राणु नहीं बन पाते, इसलिए इनका जो निर्माण हुआ वो शरीर से बाहर हुआ ब्रस्न कोश में। ठीक, तो हम यही लिखेंगे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक होता है, ब्रस्न कोश का टेम्परेचर कम होता है, जिसमें शुक्राणु का परिपक्वन बहुत अच्छे से हो पाता है। तो शुक्राणु के निर्माण की वजह से ब्रस्न शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब यही चीज़ देखो हमने बहुत अच्छे से ये बोल्ड करके लिख दी है और ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद करनी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है ब्रस्न शरीर से बाहर ब्रस्न कोश में पाए जाते हैं। क्यों? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ही पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ब्रस्न जो होते हैं शरीर से बाहर ब्रस्न कोश में क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये अधिकांश स्तनधारियों में ब्रस्न उदर गुहा से
ठीक है, उदर गुहा से बाहर ही पाए जाते हैं, क्योंकि उदर गुहा का तापमान बाहर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सी अधिक होता है, जो शुक्राणु परिपक्वन के लिए प्रतिकूल होता है। इसीलिए वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो शरीर के टेम्परेचर में नहीं हो पाएगा, इसलिए वो उदर गुहा में यानी वृषण कोश में उदर गुहा से बाहर पाएंगे, ताकि शुक्राणुओं का परिपक्वन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद है जैसे वृषणों का उद्भव जो होता है, वृषण जब बनते हैं तो वो भ्रूण की मीजोडर्म कोशिका से बनते हैं। जो भ्रूण होता है यानी जब माँ के पेट में बेबी होगा तो उसमें जब वृषण बनना शुरू होंगे वो भ्रूण की मीजोडर्म कोशिका से बन जाएंगे। ठीक है, भ्रूण की मीजोडर्म कोशिका से बन जाते हैं। ठीक है, फिर मनुष्यों में ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। भ्रूण अवस्था में वृषण उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। प्रसव से पहले ये गुहा से बाहर आ जाते हैं, यानी जब जैसे जो बेबी है वो पेट में होगा तब तो वो उदर गुहा में ही पाए जाएंगे, लेकिन प्रसव से पहले, प्रसव मैंने तुम्हें बताया था जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हमने। तो जब जन्म लेने से पहले जो बेबी होता है उसी समय उदर गुहा से वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यदि किसी अवस्था में प्रसव के बाद भी वृषण उदर गुहा से बाहर नहीं आए तो जो मनुष्य होगा वो स्टेराइल होगा, बांझ होगा। ठीक है, इसके बाद आता है यदि जन्म के बाद भी, यही बात लिखी हुई, यदि जन्म के बाद भी वृषण, प्रसव के बाद कह सकते हैं हमें ना, प्रसव या जन्म के बाद भी वृषण उदर गुहा से बाहर नहीं आए तो ऐसे नर में शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाता है, शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। और अगर शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं तो उस नर को हम बांधिए स्टेराइल कहते हैं। ठीक है, स्टेराइल नर, बांधिए नर कहते हैं, क्योंकि वह शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। तो शुक्राणु नहीं बनेंगे तो हम कह सकते हैं नर युग्मक नहीं बन रहे। ठीक है, नर युग्मक नहीं बन रहे हैं यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे नहीं, युग्मनज नहीं बनेगा, निषेचन नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा, शिशु नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जिन मनुष्यों में शुक्राणु का परिपक्वन नहीं हो पाएगा वो नर बांझ, बांधिए, स्टेराइल होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो स्टेराइल होंगे, बांधिए होंगे। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जैसे हाथी होता है, व्हेल मछली होती है, डॉल्फिन मछली होती है, समुद्री गाय होती है। ठीक है, इनमें वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सारे स्तनधारी। अब हम केवल यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य एक स्तनधारी वर्ग में आता है तो स्तनधारी के बारे में पढ़ें, तो जो जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सभी में जो शुक्राणु होंगे वो वृषण में बनेंगे। ठीक है, सभी स्तनधारियों में शुक्राणुओं का परिपक्वन वृषण के द्वारा ही होगा। ठीक है, अब वृषण जो होते हैं अधिकांश स्तनधारियों में शरीर से बाहर होते हैं, वृषण कोश में पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। ठीक है, और जैसे मान लो और भी बहुत सारे, जैसे मानो सांड होता है या हाथी नहीं होता, दूसरे और जंतु बहुत सारे होते हैं, वो सभी में जो बकरा होता है। ठीक है, इन सभी में जो शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा वो वृषण में होगा और वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आराम से होता रहेगा। लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं जिनमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा तो वृषण में ही। ठीक है, लेकिन वो शरीर के बाहर नहीं होंगे। अब हम कह सकते हैं कि सर शरीर के बाहर क्यों नहीं होंगे, तो शरीर के बाहर का मेन कारण क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सी शुक्राणुओं के परिपक्वन के आधार पर ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो शरीर से बाहर वृषण कोश में पाए जा रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु बनने के लिए ठंडे वातावरण की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ हद तक। अब ऐसे ही जैसे मानो हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री गाय, ये तीनों जीव तो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पानी में पाए जा रहे हैं तो इनका जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कम ही होगा। ठीक है, और हाथी है, हाथी में भी वही टेम्परेचर कम होता है। तो इस दूसरी चीज़ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं। अब ऐसा नहीं, हम मान लो कि सभी स्तनधारियों को एक वर्ग में
हमने देख लिया और हम हाथी को देखा तो अरे इसके जो शुक्राणु हैं वो तो शरीर के अंदर हैं, ये बांझ होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ समझा दिया है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे समुद्री जंतु हो सकते हैं जो स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री गाय और हाथी। ठीक है, तो इनमें जो शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा वो शरीर के अंदर ही होगा। ठीक है, क्योंकि वृषण इनमें शरीर के अंदर ही पाए जाएंगे। ठीक, अब अगर वृषण की आंतरिक संरचना पर जाएं, वृषण को देखें हम एक बार। ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, अब देखो जैसे यह है वृषण, तो वृषण की ये संरचना, वृषण का ये दिया हुआ हिस्सा है। वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु का निर्माण करने के बाद इसके पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। एक चीज़ और, शुक्राणु के अलग अलग वृषण के अलग अलग भाग भी हैं। इन सभी भागों का हम पूर्ण रूप से वर्णन भी करेंगे। कोई नहीं बस, ठीक है। ठीक, अब देखो ये हमारे वृषण दिए हुए हैं, तो वृषण के देखो कुछ पार्ट्स हैं जैसे एपिडिडाइमिस है, वाशा फ्रेंसिया है, ठीक है, और टेस्टिकुलर ल्यूब्स हैं। फिर इसकी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं देखो यहाँ पर, ये अलग हैं, इसे बाद में पढ़ लेंगे। इसके पार्ट्स में जाएं तो इसकी हम आंतरिक संरचना यानी अंदर की संरचना पढ़ने वाले हैं कि अंदर ये जो होता है वो किस टाइप से होता है। इसके अगर आवरण देखें तो इसके 2 आवरण होते हैं। ठीक है, टेस्टिस के 2 आवरण होते हैं जिन आवरणों से ये ढका रहता है। ठीक है, और मेन मतलब जो मेन कार्य होता है आवरणों का वो सुरक्षा करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसी बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसकी आंतरिक संरचना को। ठीक है, तो देखो इसकी आंतरिक संरचना है जैसे वृषण की आंतरिक संरचना। तो जो वृषण होते हैं हमारे वो जो वृषण है, वृषण की आंतरिक संरचना, तो वृषण जो होते हैं वृषणीय संपुट द्वारा ढके रहते हैं। वृषणीय संपुट द्वारा ढके रहते हैं और वृषण के चारों ओर जो होते हैं 2 आवरण पाए जाते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया 2 आवरण हैं। जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये बाह्य आवरण है जिसके 2 आवरण हैं। ठीक है, बाहर वाले आवरण के भी 2 आवरण हैं, एक तो होता है पैराइटल पेरिटोनियम, एक होता है विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो जो बाहर वाला आवरण है इसका ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके भी 2 भाग हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 स्तर हैं, पैराइटल पेरिटोनिया और विसरल पेरिटोनिया। इसके बाद आता है ट्यूनिका एल्वुजीनिया। ट्यूनिका एल्वुजीनिया जो होता है वो इसका आंतरिक अंदर वाला आवरण है, आंतरिक स्तर है, और जो आंतरिक स्तर होता है वो संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। ठीक है, अब उस संयोजी ऊतक के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, वो संयोजी ऊतक बहुत ज़्यादा कार्य करता है इसके जो आंतरिक आवरण है, क्योंकि आंतरिक आवरण है तो वो अंदर की तरफ पहुँचने लगा और शुक्राणुओं के पोषण पर कार्य करने लगा। ठीक है, तो इसमें जो संयोजी ऊतक होता है उसको संयोजी ऊतक को अंतराली ऊतक भी कहते हैं। इसकी कोशिकाओं को अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका कहते हैं। लेडिंग कोशिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं नर में। ठीक है, तो जो संयोजी ऊतक होता है, जो आंतरिक स्तर है उसमें जो संयोजी ऊतक पाया जाता है उसको हम अंतराली ऊतक भी कहते हैं, और उसकी अंतराली ऊतक कहते हैं तो जो उसकी कोशिकाएं हैं उसको अंतराली कोशिकाएं, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी जो ऊतक है उसे अंतराली ऊतक, तो उसकी कोशिकाओं को अंतराली कोशिका, और अंतराली कोशिकाओं का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेडिंग कोशिका। ठीक है, अब लेडिंग कोशिका को समझेंगे। लेडिंग कोशिका जो होती है वो नर हार्मोन एंड्रोजन्स, नर हार्मोन का क्या नाम है, एंड्रोजन्स, नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं, और नर हार्मोन के रूप में, एंड्रोजन के रूप में क्या होता है हमारा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो
बनता है उसका। अब देखो हम ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चंस पूछेगा कैसे कि एंड्रोजन का स्रावण किस ऊतक या किस कोशिका के माध्यम से होता है, तो हमें पता चला लेडिंग कोशिका। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आ सकता है कि नर हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एंड्रोजन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नीट में तो इससे रिलेटेड बहुत बारी सवाल आया हुआ है। ठीक है, नीट की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, याद रखेंगे नर हार्मोन होता है एंड्रोजन। यहीं मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मादा हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, नर हार्मोन होता है एंड्रोजन, मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, और एंड्रोजन के रूप में यूज़ होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे इसे। और कोशिकाएं जो होती हैं जो एंड्रोजन का मतलब स्राव करती हैं वो होती हैं लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो अंतराली ऊतक के माध्यम से या संयोजी ऊतक के माध्यम से बनती हैं, और संयोजी ऊतक जो होता है वो ट्यूनिका एल्वुजिनिया जो आंतरिक स्तर है उसमें स्रावित होता है, उसमें बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद आए जो हमारी शुक्र जनन नलिका होती है वो वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। ये सवाल हमारा पहले जो होता था ना नीट से पहले सीपीएमटी का एग्ज़ाम होता था, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो जो सीपीएमटी का एग्ज़ाम था, मतलब नीट के जिस तरह से इस टाइम अगर मतलब डॉक्टर स्तर पर देखें तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट का ही है। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसी तरह से पहले सीपीएमटी का एग्ज़ाम होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस टाइप से होता था। तो जो सीपीएमटी का एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा था। काफ़ी टाइम हो गया, नीट अब बहुत जल्दी लागू हो गया है, तो अब जब से तो वो ख़त्म हो गया ना। तो शुक्रजनन नलिका जो होती हैं वो वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं जो शुक्राणुओं का जनन करती हैं। ठीक है, उसकी कोशिकाओं की बात चल रही है। मनुष्यों में शुक्रजनन हर समय होता रहता है। मनुष्यों में शुक्रजनन की क्रिया 72 घंटे का समय लेती है। जैसे मानो शुक्रजनन को छोड़ो, जो तुमने सुना है उस पर जाते हैं। तो तुमने सुना है युग्मक जनन। ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। क्योंकि हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो मनुष्य में नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक भी अलग अलग होंगे। ठीक है, नर में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो नर युग्मक के रूप में हम मनुष्यों में शुक्राणु पढ़ते हैं और मादा युग्मक के रूप में हम मनुष्यों में अंडाणु पढ़ते हैं। तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्रजनन और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन। ठीक है, तो हम शुक्र जनन जा रहे हैं। आपको ध्यान आएगा कि भाई नर युग्मक का निर्माण है, शुक्राणुओं का निर्माण है। ठीक है, याद रखेंगे ये। तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्रजनन। तो शुक्रजनन हर समय यानी 24 घंटे होता रहता है, कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक बार शुक्राणु खत्म हुए तो दोबारा बनने में 72 घंटे का समय लगता है। 72 घंटे बाद शुक्राणु फिर से बन जाते हैं। ठीक है, तो शुक्रजनन की क्रिया पूरी होने में 72 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा है ये प्रश्न है। अगर क्वेश्चंस मानो इस तरह से आए कि वृषण की आंतरिक संरचना लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2-3 नंबर में। ठीक है, वृषण की आंतरिक संरचना का वर्णन करो, या क्वेश्चंस आ जाए कि जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर क्यों पाया जाता है उधर गुहा में, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन आ जाए कि वृषण का पूर्ण वर्णन करो। ठीक है, तो वृषण का पूर्ण वर्णन भी कर देंगे कि वृषण की जो बाह्य संरचना वो कैसी होती है, वृषण की लंबाई, वृषण की चौड़ाई, वृषण का कलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझा देंगे। वृषण के जो आवरण है, बाह्य आवरण है तो उसकी 2 परतें हैं, आंतरिक आवरण है तो आंतरिक आवरण संयोजी ऊतक। ठीक है, लेडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, वृषण का पूर्ण वर्णन कर देंगे। ठीक है, ये प्रश्न पूरा हो गया। क्योंकि वृषण हमारा प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, तो पहला पॉइंट इसका पूरा हुआ। अब है इसमें सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो इसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आप इसी को बहुत अच्छे से पहले वृषण को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसकी हम अगली क्लास इसी की करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते जाओ। बहुत जल्दी तुम्हें ऐसे लगने लगेगा कि बायो तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है कुछ नहीं। कोई भी अगर डाउट है, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी छोटे से छोटा पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत कमेंट कर दो। ठीक है, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी
रिपीट कर दो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिवाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को, तो रिवाइज़ करते रहो, साथ साथ बोलने की कोशिश करो, जो चीज़ें याद हैं वो करते रहो, कमेंट करते रहो, ठीक है। और बहुत जल्दी तुम्हारी बायोलॉजी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये सब काम अपना कर लो, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।